हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं वर्ग 3 के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। गाइस, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम व्याख्या के साथ समझेंगे। और गाइस, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक समाजीकरण है, क्या है? 4 ऑप्शन है। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है और इसे प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, या फिर यूरेनियम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? पौधे। देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनः पुनर्स्थापना होता रहता है वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जल, वायु आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पौधे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये लक्षण दिए गए हैं, फिर आपको राइट आंसर बताना है। क्या है? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, या फिर मकानों की छतें ढालू होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन है असम, मेघालय, राजस्थान, या फिर बिहार। गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? असम। देखिए, असम में भारी वर्षा होती है तो वहाँ के गांव में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं, मकान की छतें ढालू होती हैं, और मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्यों किए जा सकते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का ऑप्शन है दूध, मांस, सोयाबीन, या फिर अंडा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, क्योंकि सोयाबीन में लगभग 43% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जनित रोग है। जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है अतिसार, छोटी माता, रक्तअल्पता, या फिर मस्तिष्क ज्वर। देखिए, जल जनित रोग पूछा गया है
तो जलजनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण होते हैं। ठीक है, तो अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या है? अतिसार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है CO2, N2O, CO या फिर CH4। गाइस देखिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस वे होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? CO2, N2O और CH4। ठीक है, लेकिन CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। किसका प्रयोग रोकता है? ऑप्शन है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले। देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी प्लास्टिक के थैले या पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, क्योंकि पॉलीथिन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। ठीक है, तो इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक के थैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ऑप्शन है डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल या फिर वेबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। देखिए, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन है। ठीक है, ऑप्शन वी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल। ऑप्शन है चावल, चना, मूंगफली या फिर कपास। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। और रबी फसलों में मुख्यतः कौन कौन सी, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना। ठीक है, चना रबी की फसल है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जलीय जंतु में श्वसन होता है। जलीय जंतु में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या फिर गलफड़ों द्वारा। तो गाइस जलीय जंतुओं में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मछली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर चट्टान। सबसे पहले तो ये जान लें कि जीवीय कारक क्या होते हैं। देखिए, जीवीय कारक वे होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन, ये सब। तो पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि जैवीय कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैवीय कारक है। ठीक है, ये सब जैवीय हैं लेकिन चट्टान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है या फिर यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। देखिए, एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है और यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण होता है और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर असम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखिए, फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है और ये पिछले 10 सालों से 9-10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट IMP क्वेश्चन और बिल्कुल इजी। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, क्योंकि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, याद रखना तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी? बिल्कुल इजी है। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, रितु कर्देल या फिर अनुराधा। तो गाइस अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते समय कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए प्रथम व्यक्ति, ऑप्शन है रोवाल्ड एमडेसन, ऑप्शन है रोवाल्ड एमडेसन, रेनाल्ड मेयर, रॉबर्ट पियरी या फिर मेजर यूरी गागरिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यूरी गागरिन 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 तक, ठीक है, क्या है, भूतपूर्व सोवियत संघ के पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे और ये 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? बैसाखी, ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर केरल। तो गाइस बैसाखी पंजाब में जो रबी की फसल कटती है तो रबी फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन से मुख, तेजस्वी व बुद्धि का विकास होता है? कौन से आसन से? ऑप्शन है वज्रासन, पद्मासन, हलासन या फिर भुजंगासन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मासन। सबको याद रहेगा। पद्मासन में देखिए क्या है, पद्मासन से मुख, तेजस्वी व बुद्धि का विकास होता है और यह शरीर के निरोगी व ध्यान एकाग्र करने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पद्मासन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ऑप्शन है देवास, मंदसौर, रतलाम या फिर खंडवा। देखिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं? देखिए उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, नीमच ये जिले आते हैं, जबकि खंडवा नहीं आता है। ठीक है, देवास, मंदसौर और रतलाम ये आते हैं लेकिन खंडवा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता या फिर उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता ने लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक, क्योंकि खोजकर्ता ने सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी या फिर इनमें से सभी।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? केस स्टडी। देखिए, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि का सहारा लिया जाता है और इस विधि के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है तथा आवश्यक उपचार भी किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत है। क्या है? ऑप्शन है विज्ञान मेले का आयोजन, प्रोजेक्ट कार्य, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत विज्ञान के मेले का आयोजन, प्रोजेक्ट कार्य और क्षेत्र भ्रमण का आयोजन ये सब आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, कौन है? ऑप्शन है फ्रोवेल, मौर्य मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या फिर परखास्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? फ्रोवेल। देखिए, किंडरगार्टन विधि के जनक प्रसिद्ध जर्मन शिक्षाविद F.A. फ्रोवेल हैं। ठीक है, और किंडरगार्टन का अर्थ आप सभी को पता ही होगा, क्या है? बच्चों का उद्यान। फ्रोवेल बालकों को एक अविकसित पौधा मानते हैं जो स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींचकर बड़ा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य खालिस्तान है। क्या है? तो देखिए, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। तो गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, क्या है? ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक। वह क्या है? ऑप्शन है सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो गाइस, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। ठीक है, तो किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो वह एक सिद्धांत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या फिर ये सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? ऑप्शन है भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य या फिर इनमें से सभी। तो गाइस, पर्यावरण को बाल केंद्रित शिक्षा बनाने हेतु जो सबसे उपयुक्त विधि है, देखिए भ्रमण, बागवानी एवं समूह कार्य ये तीनों ही हैं। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत बालक उत्सुकता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न।
बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन है समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित। देखिए गाइस, बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्य केंद्र मानकर उसी के अनुरूप शिक्षण बिंदु एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और समुदाय केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय केंद्रित। क्लियर? तो गाइस, आज की क्लास में हमने पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित समझे हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। और गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।